तो एल्कोहल का वर्गीकरण हाइड्रॉक्सी समूह की संख्या के आधार पर 4 प्रकारों में मतलब 4 वर्गों में विभाजित किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है उसका वर्गीकरण किया जाएगा। ठीक, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाएगा उसको देखते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो है, एल्कोहल का वर्गीकरण मतलब जब हम लोग एल्कोहल का वर्गीकरण करते हैं ना हाइड्रॉक्सी समूह की संख्या के आधार पर, तो उसमें का ये पहला वर्गीकरण है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में जो OH होता है वो उसकी संख्या कितनी होती है? सिर्फ 1 होती है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हाइड्रॉक्सी समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था के अनुसार पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब ये बताया जा रहा है कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की संकरण के आधार पर जो आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है उसे और भागों में और वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है आपका, वो एल्कोहल की बात करें तो वो sp3 संकरण रखेगा, sp2 संकरण रखेगा, लेकिन sp संकरण नहीं रखेगा। ठीक, तो OH हाइड्रॉक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उस कार्बन की संकरण के आधार पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को और वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, यौगिक जिनमें CsP3OH आबंध उपस्थित हो, मतलब वे यौगिक जिसमें कार्बन OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन sp3 संकरण क्या है? रखता हो। ठीक, तो एल्कोहल के इस वर्ग में हाइड्रॉक्सी समूह के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के एल्कोहल में जो हाइड्रॉक्सी समूह होता है ऐसे कार्बन से जुड़ा रहता है, उस कार्बन से जुड़ा रहता है, या फिर ये कहें कि हाइड्रॉक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा रहता है वो कार्बन sp3 संकरण रखता है। इन्हें पुनः निम्न वर्गों में हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है प्राथमिक एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल किसे कहेंगे? प्राथमिक एल्कोहल वह एल्कोहल है जिसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। प्राथमिक एल्कोहल उस एल्कोहल को कहेंगे जिसमें OH समूह जो है आपका, जैसे कि ये OH समूह है उस कार्बन से जुड़ा रहता है जो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा रहे। जैसे कि यहाँ पे OH है, ठीक, और वो क्या है? सीधे एक कार्बन से जुड़ा है। तो प्राथमिक एल्कोहल उस एल्कोहल को कहेंगे जिसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा रहता है। देखो यहाँ पे ये इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा रहेगा, ऊपर नीचे आगे पीछे सिर्फ एक ही कार्बन से, आगे पीछे जैसे कि हाइड्रोजन लगा रहे हैं तो अब ये कार्बन सिर्फ इधर की तरफ एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये कहलाएगा आपका प्राथमिक एल्कोहल। उसके बाद आएगा आपका द्वितीयक एल्कोहल। तो द्वितीयक एल्कोहल जिसमें एल्कोहलिक मतलब OH समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। द्वितीयक कार्बन परमाणु वह परमाणु है जिसमें COH बंध मतलब जिसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा रहता है वह कार्बन 2 अन्य कार्बन से भी जुड़ा रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है, तो ये कहलाएगा आपका द्वितीयक एल्कोहल। उसके बाद आता है आपका तृतीयक एल्कोहल। इस वर्ग के एल्कोहल में हाइड्रॉक्सिल समूह उस कार्बन से जुड़ा रहता है जो 3 अन्य कार्बन से जुड़े रहते हैं। मतलब तृतीयक एल्कोहल किसे कहेंगे? तृतीयक एल्कोहल वह एल्कोहल होता है जिसमें OH समूह तृतीयक कार्बन से जुड़ा रहता है। तृतीयक कार्बन उसे कहते हैं जो 3 और कार्बन से जुड़ा रहता है। ठीक, तो इस तरह से एल्कोहल का वर्गीकरण देखें हम लोग तो एल्कोहल का वर्गीकरण 4 वर्गों में करते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। उसके बाद मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण हम लोग OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उस कार्बन की संकरण के आधार पर करते हैं। तो वे यौगिक जिनमें कार्बन जो है OH जिस कार्बन से जुड़ा रहता है वह कार्बन sp3 संकरण रखता है।
उसके बाद देखें तो इसके अंदर में हमने प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल के बारे में देखा। अब वे यौगिक जिनमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा रहता है वह sp2 संकरण भी रखता है, उनके बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यौगिक जिनमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह sp2 संकरण रखा है ना। यौगिक जिनमें CsP2OH आबंध उपस्थित हो। इन एल्कोहल में OH समूह कार्बन कार्बन द्विआबंध जैसे वाइनिल कार्बन से जुड़ा रहता है। क्या होता है, इन यौगिक में जो OH समूह होता है उस कार्बन से जुड़ा रहता है जो sp2 संकरण रखता है। OH समूह उस कार्बन से जुड़ा रहता है जो sp2 संकरण रखता है। आपको पता है sp2 संकरण किसमें होता है? sp2 संकरण उन कार्बन कार्बन के बीच होता है, उन कार्बन परमाणु के बीच होता है जिनमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक। और sp3 संकरण उन कार्बन के बीच होता है जिनमें कौन सा बंध होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे कि यहाँ पे sp3 हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो ये sp2 संकरण होगा। कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पे कौन सा संकरण होगा? sp संकरण होगा, ठीक। तो हमने यहाँ पे देखा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण और समूह जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसके संकरण के आधार पर कर सकते हैं। तो हमने देखा sp3 संकरण और sp2 संकरण, ठीक। अब देखेंगे आगे एल्कोहलों का नामकरण। एल्कोहल समूह के यौगिक के नामकरण के लिए निम्नलिखित 3 प्रकार की पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट पद्धति है आपकी IUPAC पद्धति है। तो पहले देखते हैं साधारण पद्धति। तो साधारण पद्धति देखें, इस नियम अनुसार इस समूह के यौगिक को एल्किल एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल एल्कोहल। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, सबसे पहले एल्किल का नाम लिखा जाएगा कि कौन से प्रकार का एल्किल है, मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, क्या है, उसको पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इस नियम अनुसार इस समूह के यौगिक को एल्किल एल्कोहल कहते हैं, जिसमें एल्किल समूह को पूर्वलग्न मतलब उपसर्ग, एल्किल समूह को पूर्वलग्न मतलब उपसर्ग तथा एल्कोहल समूह को प्रत्यय सफिक्स मतलब प्रत्यय के रूप में 2 अलग अलग शब्दों के रूप में लिखा जाएगा। साधारण पद्धति को देखें तो इस पद्धति में एल्कोहल का नामकरण एल्किल एल्कोहल के रूप में करते हैं। जैसे कि CH3OH है तो यहाँ पे सबसे पहले एल्किल का नाम आएगा। एल्किल कौन सा है आपका? CH3 है तो क्या हो जाएगा? मेथिल। OH ग्रुप जो जुड़ा है वो किसको दर्शा रहा है? एल्कोहल को, तो क्या हो जाएगा? साधारण पद्धति मेथिल एल्कोहल। यहाँ पे जो आपका उपसर्ग है, प्रीफिक्स है, पूर्वलग्न कौन सा है? मेथिल है। और सफिक्स मतलब प्रत्यय मतलब अनुलग्न कौन सा है? एल्कोहल है। उसके बाद है आपका CH3CH2OH, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? एल्किल एल्कोहल। तो कौन सा प्रकार का एल्किल है? एथ जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल। उसके बाद 1 2 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपिल एल्कोहल। नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, क्योंकि एक सीधी श्रृंखला जा रही है ना। उसके बाद है आपका 1 2 3 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटिल एल्कोहल। ये भी सीधी श्रृंखला है तो नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या है? CH3 CCH3H CH2OH। यहाँ पे आपका आइसो जुड़ा है। आइसो क्यों जुड़ा है? क्योंकि यहाँ पे जिस कार्बन पे आपका OH समूह जुड़ा है, या फिर यूँ कहें कि यहाँ पे आपका जो कार्बन है वो सेम प्रतिस्थापी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी CH3 से, यहाँ पर भी CH3 से, कितने? वो भी 2। तो यहाँ पे 2 मेथिल समूह मतलब 2 समान प्रतिस्थापी से जुड़ा है तो ये आपका हो जाएगा आइसोब्यूटिल एल्कोहल। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कार्बन है 3 मेथिल समूह मतलब 3 समान प्रतिस्थापी से जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटिल एल्कोहल, ठीक।
उसके बाद है आपकी कार्बिनाल पद्धति। कार्बिनाल पद्धति देखें तो एल्कोहलिक समूह के प्रथम सदस्य मेथिल एल्कोहल को कार्बिनाल कहते हैं। अन्य सदस्य इसके व्युत्पन्न डेरिवेटिव माने जाते हैं, जैसे कि CH3OH है तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, कार्बिनाल पद्धति में इसका नाम है कार्बिनाल। उसके बाद यहाँ पे देखिए CH3CH2OH जुड़ा है तो यहाँ पे एक और कार्बन आ गया है तो ये हो जाएगा आपका मेथिल कार्बिनाल। उसके बाद CH3CH2CH2OH है तो यहाँ पे CH3OH को तो हम लोग क्या कहेंगे, कार्बिनाल। उसके बाद दो और कार्बन आ गए हैं तो ये कहलाएगा आपका एथिल कार्बिनाल। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन एक कार्बन तो इसके साथ जुड़ा रहेगा जो कार्बिनाल कहलाएगा। उसके अलावा 1 2 3 कार्बन और है तो ये कहलाएगा प्रोपिल कार्बिनाल। तो इस तरह से कार्बिनाल पद्धति में CH3OH आपका कार्बिनाल होता है और उसके बाद आगे जो जुड़ा रहता है जो कार्बन की जितनी संख्या होती है उस संख्या के आधार पर नामकरण को लिखते हैं। उसके बाद आता है आपका IUPAC पद्धति। उसके बाद है आपकी IUPAC पद्धति। तो इस नियम के अनुसार एल्कोहलिक यौगिक को एल्केनाल कहते हैं। मतलब क्या करते हैं, IUPAC पद्धति के अनुसार जो आपका एल्केन समूह होता है तो एल्केन में से ई को हटा करके उसकी जगह में क्या जोड़ देते हैं, ऑल लगा देते हैं। मतलब इसमें जैसे कि आपका CH3 है तो क्या होता है इसमें IUPAC पद्धति में, मान लेते हैं आपका CH4 है ना, तो CH4 में से जब एक हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह में एक OH आकर के जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, CH3OH हो जाएगा। तो इसका नामकरण हम लोग क्या रखते हैं, मेथेन रखते हैं, है ना। इसका नामकरण क्या रखते हैं, मेथेन। तो क्या होता है जो IUPAC पद्धति में क्या करते हैं, जैसे कि मेथेन कौन से समूह का है, एल्केन समूह का है ना। एल्केन में लास्ट में ई को हटा करके उसकी जगह में क्या लगा देते हैं, ऑल लगा देते हैं, एल्केनॉल। क्या हो गया आपका, एल्केनॉल। तो मेथेन से क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। ठीक, उसी तरह से आगे हो जाएगा आपका एथेन है। एथेन से ई हटा देंगे और उसकी जगह में OL जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक, तो इस तरह से एल्कोहल का नामकरण हम लोग क्या करते हैं, जो एल्केन समूह होता है उसके अंत से ई को हटा करके उसके जगह में OL समूह को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और इस तरह से आपका मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल आदि बनता जाता है। यहाँ पे कुछ यौगिकों का नामकरण है, जैसे कि CH3OH है तो यहाँ पे मेथेन से ई हटा करके OL जोड़े हैं क्योंकि OH समूह जुड़ा है तो मेथेनाल। उसके बाद 1 2 ये क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या 2 है तो एथेनॉल। उसके बाद 1 2 3 कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोपेनॉल। यहाँ पे देखिए प्रोपेन 1 ऑल लिखा है तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन में OH जुड़ा है तो इसको ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको आप लोग प्रोपेनॉल करके डायरेक्टली लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले कार्बन पे OH नहीं जुड़ा है बल्कि कौन से कार्बन पे जुड़ा है, दूसरे कार्बन पे, तो इसको लिखना ज़रूरी है। कौन से कार्बन पे जुड़ा है, दूसरे कार्बन पे। तो यहाँ पे आपको बताना ज़रूरी है कि कौन से कार्बन पे आपका OH जुड़ा हुआ है। तो प्रोपेन 2 ऑल, क्योंकि दूसरे कार्बन पे आपका OH जुड़ा हुआ है। 1 2 ये पहला कार्बन है, उसके बाद और कौन सा कार्बन है, ये वाला। तो पहला और दूसरा और ये तीसरा कार्बन है तो दूसरे कार्बन के पास आपका OH समूह जुड़ा है। समूह कौन सा है, OH, यही जुड़ा है। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। ठीक, तो इस तरीके से नामकरण है आपका। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे जो दिया है, चलिए इसको देखते हैं। मान लेते हैं ये दिया है, ऐसा दिया ही है आपके बुक में CH3CH2OH, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे कोष्टक में लिखा है, इसका मतलब ये प्रतिस्थापी है आपका। तो CH में क्या जुड़ा है, CH3, यहाँ पे CH का प्रतिस्थापी, उसमें कौन सा समूह जुड़ा है, CH3, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, CH2OH, तो इसका नामकरण IUPAC नामकरण क्या हो जाएगा। आपने देखा यहाँ पे दूसरे कार्बन पे आपका क्या जुड़ा है, मेथिल समूह। दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा है, मेथिल समूह, तो क्या हो जाएगा, मेथिल 2 क्या हो जाएगा, मेथिल 2
प्रोपेनॉल। मेथिल, मेथिल जुड़ा है कौन से कार्बन से? दूसरे कार्बन पे, तो इसको बताना है मेथिल 2, मतलब दूसरे कार्बन पे मेथिल जुड़ा है। प्रोपेनॉल, क्योंकि कार्बन कितना है? 3 है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका नामकरण। अब देखते हैं एल्कोहल बनाने की सामान्य विधि। एल्कोहल जो होता है किस किस तरीके से बनता है उसको देखेंगे। पहला है एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से। तो पहला है एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से। मान लेते हैं एल्किल हैलाइड को, एल्किल जो हैलाइड है, एल्किल हैलाइड को जलीय KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर आर्द्र Ag2O मतलब सिल्वर डाइऑक्साइड के साथ, किस किस के साथ? एल्किल हैलाइड को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर आर्द्र Ag2O सिल्वर डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? जल अपघटित होता है और एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर Ag2OH के साथ क्या करते हैं? गरम करते हैं। क्या करते हैं? गरम करते हैं। तो यहाँ पे आपको एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, मतलब जो प्लस चार्ज वाला होता है वो माइनस चार्ज के साथ जा कर के जुड़ता है और जो माइनस चार्ज होता है वो प्लस चार्ज के साथ। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, हैलोजन जो होता है आपका माइनस चार्ज वाला होता है तो इस पोटेशियम से जा कर के जुड़ जाता है। अब यहाँ पे जो आपका बचा है वो उसको लिखेंगे। तो ROH ये आपस में जुड़ते हैं और एल्कोहल का निर्माण करते हैं। यहाँ पे क्या बच गया आपका? X और K, मतलब KX। अब इसको एथिल, मेथिल, प्रोपिल किसी भी समूह को रख करके देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं CH3 रख रहे हैं एल्किन की जगह में, तो क्या हो जाएगा? सॉरी, एल्किन की जगह में, एल्किल की जगह में आपका आ गया है मेथिल। अब यहाँ पे रख रहे हैं क्लोरीन। अब यहाँ पे है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे आप लोग सिल्वर डाइऑक्साइड को भी रख सकते हो, Ag2O को। अब इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो आपका पोटेशियम है वो क्लोरीन से क्रिया कर लेगा और वो अपना बना लेगा KCl। उसके बाद बचा है आपका CH3 और OH, ये आपस में क्रिया करेंगे और किसका निर्माण करेंगे? एल्कोहल का। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचा है? KCl, तो यहाँ पे KCl लिख सकते हैं। तो ये है आपका एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से किसका निर्माण? एल्कोहल का। एल्किल हैलाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सिल्वर डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो एल्कोहल बनता है। यह एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है। अब आगे है दूसरा आपका एल्डिहाइड कीटोन एस्टर के अपचयन द्वारा। एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर के जल अपघटन के अपचयन के द्वारा भी आपका क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। अब यहाँ पे देखो, जो एल्डिहाइड कीटोन एस्टर है ना, इसकी यह एक निश्चित या फिर किसी स्पेसिफिक उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होता है। तो देखते हैं पहले आपका एल्डिहाइड का अपचयन। एल्डिहाइड का अपचयन, एल्डिहाइड का अपचयन देखें तो किस तरीके से होता है? एल्डिहाइड है आपका RCHO, आपको पता है CHO आपका एल्डिहाइड को दर्शाता है। तो एल्डिहाइड जो होता है उसका अपचयन हाइड्रोजन, निकिल या फिर सोडियम, एल्कोहल या लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड। जो एल्डिहाइड का अपचयन होता है वो हाइड्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन के साथ निकिल, सोडियम या फिर लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड, इन में से किसी की भी उपस्थिति से एल्डिहाइड का अपचयन होता है और किसका निर्माण होता है? एल्कोहल का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
चूँकि अपचयन क्रिया हो रही तो हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा, है ना। तो हाइड्रोजन यहाँ पे आकर के जुड़ेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो गया, R हो गया, ये C हो गया। अब जो बचा है आपका OH बचा है, तो इसको लिख लेते हैं OH। अब यहाँ पे ये अपचयन की क्रिया हो रही तो हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका एल्डिहाइड का अपचयन हो रहा है और एल्कोहल का निर्माण हो रहा है। अब देखते हैं कीटोन का अपचयन। अच्छा, यहाँ पे एल्डिहाइड का अपचयन, कीटोन का अपचयन, एस्टर का अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर का अपचयन। एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर का अपचयन निम्नलिखित अपचायकों के द्वारा किया जाता है। कौन कौन से अपचायक हैं उनके द्वारा किया जाता है, इसको देखें। उत्प्रेरक जैसे निकिल, प्लैटिनम, पैरेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन, चाहे निकिल हो, चाहे प्लैटिनम हो, चाहे पैलेडियम हो, इनकी उपस्थिति में हाइड्रोजन के द्वारा क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है एल्डिहाइड, कीटोन या फिर एस्टर का। उसके बाद है धात्विक हाइड्राइड लवण, मतलब लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड, सोडियम बोरान टेट्राहाइड्राइड। इन धात्विक लवण की उपस्थिति में भी हाइड्रोजन जो एल्कोहल होता है, एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर होता है, उनका अपचयन होता है। उसके बाद है धातु तथा विलायक। सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में क्या होता है, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर का अपचयन होता है। तो इन सब की उपस्थिति में क्या होता है, अपचयन की प्रक्रिया होती है एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर की। तो एल्डिहाइड का अपचयन देख लिए हैं। उसके बाद कीटोन का अपचयन देखें तो यहाँ पे ये कीटोन सी डबल बॉन्ड O, ये क्या है, आपका कीटोन है, और इसके आगे और पीछे क्या होता है, एल्किल समूह जुड़ा रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने जो उत्प्रेरक देखे हैं उन सब की यहाँ पे उपस्थिति होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, कीटोन का अपचयन होता है। अपचयन में हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा आपका, है ना। हाँ, तो इस तरीके से R हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा है, जो दो हाइड्रोजन आकर के यहाँ से, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है वो आकर के जुड़ेगा, तो ऊपर और नीचे आकर के जुड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है एस्टर का अपचयन। तो यहाँ पे देखिए एस्टर का अपचयन किस तरीके से हुआ है। ये है आपका एस्टर, COOR। ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको COOR, ये क्या है, एस्टर का फॉर्मूला है, एस्टर का सूत्र है, ठीक है। और सामने में एल्किल से जुड़ा है। जब इसका अपचयन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 4 हाइड्रोजन है वो आकर के जुड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R, ऊपर और नीचे हाइड्रोजन आकर के जुड़ा है, और उसके बाद यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे फिर से हाइड्रोजन आकर के जुड़ा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, RCOOR की जगह पे RCH2OH आ गया है। ठीक, हाइड्रोजन आकर के ऐड हुआ है, और यहाँ पे आपका जो बचा है, क्या बचा है, RO बचा हुआ है, R और O बचा है। अब यहाँ से 3 हाइड्रोजन तो आकर के 1 2 3 हाइड्रोजन आकर के जुड़े हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 4 है। अब भी एक हाइड्रोजन बचा है, तो वो हाइड्रोजन जो लास्ट हाइड्रोजन है इस OR से क्रिया कर लेता है और क्या बना लेता है, ROH बना लेता है। क्या बना लेता है, ROH, मतलब एक और एल्कोहल बना लेता है। ठीक, तो इस तरीके से एस्टर का अपचयन होता है। यहाँ पे देखिए एस्टर के जल अपघटन से भी आपको एल्कोहल प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए COOR ग्रुप जुड़ा है, COOR, ये क्या है आपका एस्टर का एस्टर जो क्रियात्मक समूह है उसका सूत्र। ठीक, तो एस्टर का जब जल अपघटन से भी आपको एल्कोहल प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए एस्टर का सूत्र COOR होता है ना। तो हम लोग लिख देते हैं इसको श्रृंखला में रूप में लिखेंगे ताकि पता चले कि कहाँ से क्या निकल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जल अपघटन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, OH यहाँ से निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जल अपघटन करवाएंगे तो क्या होता है, जल के जो अणु होते हैं वो आकर के जुड़ते हैं। RCOOR है, तो इस R की जगह में यहाँ पे जो R दिख रहा है उसकी जगह में एक हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, RCOOH
क्या आकर के जुड़ जाएगा हाइड्रोजन की जगह में, आर की जगह में क्या आकर के जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो बचेगा उसको लिखना है, क्या बचा है आपका, RCOO एल्किल मूलक की जगह में एक हाइड्रोजन आकर के जुड़ा है। अब यहाँ पे आपका क्या बचा है, जैसे कि H3O+ हम लोग लिए हैं, इसकी उपस्थिति में जल अपघटन हो रही है, इसी के साथ जल अपघटन हो रहा है H3O+ की। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन, तो अच्छा यहाँ पे जल अपघटन हो रहा है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, हमें जल लेना पड़ेगा, मतलब H2O लेना पड़ेगा। ठीक, क्या लेना पड़ेगा, जल अपघटन हो रहा है तो जल के साथ तो क्रिया होगी ना। तो यहाँ से क्या है, अब हमने देखा यहाँ पे जो एस्टर है उसमें से एक हाइड्रोजन R निकल गया है एल्किल समूह, और उसकी जगह में एक हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया है। यहाँ से निकला आपका R, और H2O में से एक हाइड्रोजन इस R की जगह में जाकर के जुड़ा है। अब यहाँ पे क्या क्या बचा है उसको लिखो, क्या बचा है, एक हाइड्रोजन बचा है और एक ऑक्सीजन। तो ये RH O ये आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं, आपका एल्कोहल ROH। अब इसकी जगह में आप कोई भी मेथिल एथिल प्रोपिल रख सकते हो। ठीक, इतना समझ में आ गया। जब एस्टर का जल अपघटन हम लोग करवाते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है इस तरीके से। आर की जगह में यहाँ पे एक हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया है, तो ये हो गया आपका क्या हो गया, COOH जो होता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ना। उसके बाद क्या बचा है आपका, जो आर यहाँ से निकला है उसको, और यहाँ पे H2O में से OH बचा है, तो ये आपस में क्रिया करके आपका एल्कोहल का निर्माण करेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे कि प्राथमिक एमीन से किस तरह से एल्कोहल का निर्माण होता है, ईथर से किस तरह से एल्कोहल का निर्माण होता है।